आप पहले बताइए कि इस देश में चुनाव क्यों होता है? तो उसने कहा कि सरकार बनाने के लिए। उसने कहा कि सरकार क्यों बनाई जाती है? तो उसने हंस के कहा कि हाँ सही कह रहे हैं, चुनाव कराने के लिए। जहाँ की मानसिकता यह हो जाए कि हम यह चुनाव जीत गए हैं और अगला चुनाव फिर हमें जीतने के लिए क्या क्या करना है। जिस दिन जीत के आए उसी दिन हमारे मन में यह बात आ जाए कि अगला चुनाव हम किस हथकंडे के साथ जीत सकते हैं। वो आदमी साहित्यिक और सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसकी सुरक्षा में कितना वक्त लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा में लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस देश की पूरी राजनीति अपने सुरक्षा में लगी हुई है। उसको आम आदमी के आम जिंदगी से, आम सांस्कृतिक और साहित्यिक पतन या उन्नति से उसका कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के दर्शकों से ये अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलता रहे। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ जिले के लब्ध ख्याति प्राप्त मशहूर शायर तंग इनायतपुरी साहब हैं। चूँकि सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष इस 3 दिसंबर को पूरे कर रहा है, इस उपलक्ष्य में नारद मीडिया ने एक सीरीज शुरू की है, सिवान एट 50। उसके तहत आज हम तंग साहब से बात करेंगे। तंग साहब, समय आता है, समय जाता है, समय को संभाल के रखो, समय बेसमय काम आता है। सिवान के भी ज़िंदगी में, सिवान के भी जीवन में 50 वर्ष पर एक पड़ाव आया है, जिस पड़ाव पे हम सब खड़े हैं, लेकिन आप इन सभी में नाचीज़ हैं। आपने 1972 में जब ये जिला बना, उस समय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था उसके आप साक्षी हैं। इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, सिवान जिला, बहुत बहुत सिवान वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा इस अवसर पर कि आज हम लोग सिवान जिला को 50 बरस तक लेकर आए और 50 बरस बाद सिवान जिला की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के विकास पड़ाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं तो तब से साक्षी हूँ जब सिवान जिला नहीं था और एक सब डिवीज़न के रूप में सिवान को लोग जानते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब जिस सड़क पे, जिसे आज रजिस्ट्री ऑफिस रोड कहा जाता है, उसी पर नदी किनारे हम लोगों का घर था और स्कूल की शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे थे। तब से मैं सिवान में हूँ, बल्कि मेरा जन्म भी इसी सिवान में हुआ। तब से मैं जानता हूँ सिवान धीरे धीरे उस पड़ाव पर भी पहुँचा जब 1972 में 3 दिसंबर को सिवान एक जिला के रूप में स्थापित हुआ। मैं उस वक्त का भी साक्षी हूँ। हम लोग उन दिनों अभी कॉलेज में प्रवेश लिए हुए थे। 1971 में मैंने मैट्रिक पास किया था और 1972 में हम लोग डीएवी कॉलेज में अभी हाल के विद्यार्थियों में थे जो दाखिला लेकर पहुँचे थे। मुझे याद है कि तब यहाँ गांधी मैदान में इसका उद्घाटन हुआ था और गांधी मैदान में जब उद्घाटन हुआ तो वो भी मुझे याद है कि उन दिनों उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री श्री केदार पांडे जी थे, जो उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। मुझे यह भी याद है कि उसमें
राम दुलारी सिन्हा जी जो एक उन दिनों की बहुत ही प्रखर नेत्री थीं, उन्होंने उस समारोह की अध्यक्षता की थी। बड़े ही व्यंग विनोद और बड़े ही खुशनुमा माहौल में इसका उद्घाटन हुआ था। हजारों की भीड़ गांधी मैदान में तब उपस्थित थी और इसका उद्घाटन बहुत ही खुशनुमा माहौल में हुआ था। मुझे उस वक्त भी, अब भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि उन दिनों के जो हमारे नेता होते थे कैसी कैसी बात करते थे। केदार पांडे जी ने उद्घाटन भाषण में बोलते हुए यह भी कहा था कि लोग कहते थे कि केदार पांडे जी की मिनिस्ट्री एक दिन नहीं चलेगी। एक दिन चली, एक सप्ताह चली, एक महीने तक ये इस मंत्रिमंडल को चलाते हुए आए हम, और आज 9 महीने पूरे होने वाले हैं। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो चूंकि उस वक्त अध्यक्षता कर रही थी राम दुलारी सिन्हा ने, उन्होंने कहा कि पांडे जी ने कहा है कि 9 महीने पूरे होने वाले हैं। अब सीवान वासी इस इंतज़ार में हैं कि 9 महीने पूरे होने के बाद देखिए क्या होता है। और बड़ा ठहाका लगा था, लोग खूब हंसे थे। ऐसा माहौल था सीवान का। मुझे लगता है कि उस वक्त ये जो राजनीतिक दूरियां जो बढ़ाई गई हैं वो कम थी। वो लोग जो आदमी आदमी के बीच में एक दूरी हम महसूस कर रहे हैं, उन दिनों हम महसूस नहीं करते थे। उसमें मुझे याद है कि बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई वादन हुआ था। उर्मिला नागर नृत्यांगना नृत्य करने वाली थीं, उनका नृत्य हुआ था। उषा टंडन जी का गायन हुआ था। सुनंदा पटनायक जी का शास्त्रीय संगीत हुआ था और लोगों ने रात भर उसका आनंद लिया था। हम लोग चूँकि कम उम्र के थे तो हम लोगों को लगता था कि एक बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, इसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मुझे यह भी याद है कि बिस्मिल्लाह खां जब संगीत में कुछ क्लासिकल चीज़ें बजाने लगे थे तो लोग चुप हो गए थे और उन्होंने हंस के कहा था कि मैं भूल गया था कि मैं सीवान में आया हूँ। और तब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बजाई थीं कि जिस पर लोग फिर झूमने लगे थे। ये सीवान का माहौल था। क्या खूबसूरत नज़ारा था। और उसके बाद साहित्यिक सांस्कृतिक, मुझे याद है उन दिनों जो लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, उसमें बच्चा बाबू जो संगीत के बड़े प्रेमी थे जी, शैलेंद्र बाबू जी, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। छोटे बाबू वकील, ये सारे लोग, मिथिला बाबू, डॉक्टर मिथिला शरण, ये लोग थे जो लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे थे। और उन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराया। उद्घाटन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था। 50 वर्षों में धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। सर मैं यहाँ जी, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? उस समय नए जिलाधिकारी के रूप में KR पाल जो DM बन के आए थे, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, जिनको लोग जितना उनके कारनामे से प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व को देख करके भी लोग उसी कदर प्रभावित हो रहे थे। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों ये कचहरी रोड पर जो अशोक के पेड़ लगाए गए हैं, उन्हीं के रिजीम में ये सब कुछ लगा था। और यहाँ तक कि KR पाल साहब जब घर से निकलते थे तो लोग नज़ारा देखते थे कि ये हमारे जिला के जिलाधिकारी हैं। तो वो गाड़ी से अपने कार्यालय तक नहीं जाते थे? पैदल? नहीं, पैदल, कभी पैदल जाते थे, कभी गाड़ी से जाते थे, लेकिन दोनों बातें चलती थीं। वो एक जो साउथ इंडियन लोग जो
धोती को लुंगी नुमा करके पहनते हैं, वो पहन के निकलते थे। तो लोग कहते थे कि उन दिनों राजेश खन्ना हम लोगों के यहाँ के बड़े चर्चित हीरो थे, तो लोग कहते थे कि ये सीवान के राजेश खन्ना है। वाह वाह। उनको ये कहा जाता था। जितेंद्र फोटोग्राफर हुआ करते थे, जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र जी प्रायः उनकी तस्वीर लेते थे और टांगते थे। आज भी अगर आप उनके स्टूडियो में जाइएगा तो देखिएगा कि एक के.आर. पॉल की तस्वीर लगी हुई है। तो क्या नज़ारा था, क्या प्रेम था, क्या सद्भाव था। जनता से उनका संवाद भी होता था। जनता के बीच रहना भी वो चाहते थे, जनता की बात सुनते भी थे। और प्रशासन और आम आदमी की बीच की दूरियां इतनी कम थीं, जिसे आज मैं सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि हम लोग जिस कदर समय बढ़ता गया वो दूरियां भी बढ़ती गईं। जनता और यहाँ तक कि वहाँ उस वक्त के जो राजनेता होते थे वो लोग भी जनता के बीच थे, वो भी जनता से उनकी कोई दूरी नहीं थी। विरोधी दल में भी जो लोग हैं उनके बीच उतनी कटुता नहीं होती थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक विधायक जनार्दन तिवारी जी होते थे, राजा राम चौधरी होते थे। तो ये लोग जब कुछ आलोचना भी करना होता था तो मजाक के लहजे में आलोचना करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई झंझट इस तरह की बात होती हो। और सीवान के लोग बड़ी शांति से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो सर वो जो समय था उस समय कवि सम्मेलन, मुशायरा वगैरह का दौर चलता था। जी, उस वक्त हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक दिन कवि सम्मेलन और मुशायरा होता था और एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जिसमें स्थानीय इस नगर और इस जिला के लोग हिस्सा लेते थे। कभी कभी कुछ बाहर से शायर और कवि भी बुला लिए जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से भागीदारी जो होती थी वो सीवान जिला के कवियों और शायरों की होती थी। सर उस समय जो ये शायर और कवि भाग लेते थे उनमें कुछ प्रमुख नाम? उस वक्त जौहर सीवानी मुख्य रूप से हुआ करते थे। जौहर सीवानी जो एक मज़ाहिया शायर थे, कमर सीवानी थे, बेकस बदनाम सीवानी थे, बेकस सीवानी थे, रियाज मोहिउद्दीन पुरी थे और अनवर सीवानी थे। और हिंदी में भी कई नाम थे। एक अनिरुद्ध सिंह बकलोल हुआ करते थे, एक धक्का जी हुआ करते थे। और ये सारे लोग आते थे, ये सब इसी नगर के रहने वाले थे। और वो लोग कविता सुनाते थे। डॉक्टर यतीन्द्र नाथ सिंह की पत्नी बच्ची देवी हुआ करती थी। ये सब लोग आते थे। एक परशुराम शास्त्री हुआ करते थे जो अब शायद हम लोगों के बीच नहीं हैं। वो उस कवि सम्मेलन में रहते थे और अपनी कविताएं सुनाते थे। लोग रात रात भर आनंद लेते थे। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला, लेकिन धीरे धीरे उसमें कहीं न कहीं कमी आई। कमी क्या आई? अब तो लगता है कि प्रायः बंद ही हो गया है कवि सम्मेलन। और सर ये जो कमी आई है, क्या ये माना जाए कि 74 के आंदोलन के बाद क्या कुछ कमी आई? ये वो पड़ाव है क्या? देखिए, उसके बाद कुछ कटुता बढ़ी समाज में, कुछ द्वेष बढ़ा? हाँ, 74 के आंदोलन के बाद ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस की सरकार चली गई और फिर इमरजेंसी के बाद कुछ नए लोग आए, कुछ नए नेता उसमें शामिल हुए। बावजूद इसके यह कार्यक्रम चल रहा था। उसका स्वरूप भले बदल गया हो, लेकिन चलता था। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में जाके कवि सम्मेलन को देखा और समझा है। या तो मुशायरा होता है या कवि सम्मेलन होता है। एक सीवान नगर ऐसा था जहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरा एक साथ होता था, एक ही मंच पे। हिंदी के कवि भी होते थे, उर्दू के शायर भी होते थे, और वो लोग बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ कवि सम्मेलन को चलाते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, आगे यह
का ये कार्यक्रम चलता रहता था। यहाँ तक होता था कि 2 अनाउंसर हो जाते थे, और 2 अनाउंसर, एक हिंदी के अनाउंसर होते थे जिसमें कभी कभी केदार पांडे जी हुआ करते थे, जो बाद में एमएलसी हुए। केदार पांडे जी होते थे, और एक तरफ से मंजूर नुमानी गोपालगंज से आते थे, वो अहमद अली आते थे गोपालगंज से, वो होते थे अनाउंसर। और बारी बारी से दोनों मिल करके कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते थे। एक बार उर्दू के शायर को एक उर्दू का अनाउंसर बुलाता था, हिंदी के शायर को एक हिंदी का अनाउंसर बुलाता था। ये सारी बातें चलती रही। कभी कभी एक ही अनाउंसर होते थे। सर, उस समय जो सिनेमा भी था, वो सिनेमा भी बड़े अपने जोर पे था। यानी कहा जाए कि जो सिनेमा में जो गीत वगैरह होते थे वो कर्णप्रिय होते थे, संवाद भी मृदुभाषी होता था। तो सिनेमा की इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी सिवान शहर में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम वाकई में एक स्वर्णयुग कहा जाएगा। निश्चित रूप से कहा जाएगा। देखिए, मुझे याद है कि एक यहाँ पर उन दिनों पीआरओ हुआ करते थे, दीनानाथ साथी सिवान के पीआरओ थे। तो दीनानाथ साथी इतने जिसको कहिए कि बात बात में हास्य उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे। वो मंच पर कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में संचालक हो जाया करते थे। तो वो और छोटे बाबू, ये दोनों होते थे। बैठा जी थे, हाँ, एक पंचायती राज पदाधिकारी बैठा जी थे। ये सारे लोग मिलते थे, और यहाँ के लोकल स्तर पर जितने लोग थे, मैं सामने देख रहा हूँ एक उसके गवाह बहुत अच्छे हैं रंगनाथ जी। मैं रंगनाथ जी इस वक्त भी हम लोगों के साथ बैठते हैं, और आए होती थी, वो भी उसमें शामिल होते थे। और ये सारे लोग अधिकारी यानी कि डीएम, हाँ, जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक भी आते थे। हर ऐसे आयोजन में जिलाधिकारी और वहाँ के पुलिस अधीक्षक निश्चित रूप से रहते थे। न सिर्फ ये दोनों रहते थे, बल्कि पूरा प्रशासन रहता था। इन दोनों के रहने की वजह से पूरा प्रशासन उसमें रहता था। मतलब औपचारिक तौर से नहीं, अनौपचारिक तरीके से वो लोग यहाँ अपना पूरा समय देते थे। और पूरा समय क्या देते थे, जब तक कार्यक्रम चलता था तब तक वहाँ लोग बैठते थे, उसको सुनते थे, उसमें तालियां बजाते थे, और लोगों का उत्साहवर्धन होता था कि हमारे डीएम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे एसपी यहाँ बैठे हुए हैं। आज की तरह नहीं है कि आज एसपी साहब को एक बहुत ज़रूरी काम है इसलिए नहीं आ सके, और डीएम साहब अति व्यस्त होने के कारण नहीं आए हैं, उन्होंने एसडीओ को भेज दिया है कि जा कर के उद्घाटन कर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता था, वो लोग यहाँ उपस्थित थे। सर, अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं। क्यों इस तरह की चीज़ें हो गई विगत कुछ वर्षों में कि ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या इस तरह का जो सीमान में एक वातावरण था, वो वातावरण बिल्कुल लुप्त हो गया, या लुप्त ही कहा जाए जब एकदम से कम हो गया। और उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर, जो सीमान में बंगाली समुदाय जो था, उनकी एक बहुत अच्छी यहाँ परंपरा रही है शिक्षा को लेके, सांस्कृतिक गतिविधियों, उसका योगदान आप कितना देखते हैं बंगाली समुदाय का? देखिए, बंगाली समुदाय में बहुत सारे लोग थे जो जुड़े हुए थे यहाँ के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ, और यहाँ के बंगाली समुदाय में संख्या भी उनकी बहुत थी। वो लोग यहाँ जुड़ते थे, यहाँ तक कि लोग ये समझते थे कि बंगाली संगीत क्या है, यह भी जानते थे यहाँ के लोग। आज अगर किसी से पूछा जाए कि बंगाली संगीत क्या है तो अब के लोग नहीं बताएंगे, लेकिन तब होता था कि ये बंगाली संगीत लेकर के फलां एक गायिका आ रही हैं और बंगाली संगीत सुनावेंगी। उसी में से अभी भी तप्ती वर्मा आपने नाम सुना, अब तो वो तप्ती वर्मा हैं, लेकिन वो भी एक बंगाली की ही बेटी हैं, वो भी बंगालन हैं पहले से, लेकिन उसके बाद तो फिर बिहार में हैं तो बिहारी हैं, और हम इन सारी चीज़ों को मानते नहीं हैं। बंगाली और बिहारी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बंगाली समुदाय भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था।
धीरे धीरे बंगाली लोग भी इस सीवान को छोड़कर चले गए। पंजाबी लोगों की संख्या एक थी, पंजाबी लोग भी भाग लेते जी, पंजाबी लोग भाग लेते थे। पंजाबी लोग भी धीरे धीरे छोड़कर चले गए। यहाँ के बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें सहयोग करते थे, वो लोग भी धीरे धीरे, उन लोगों का भी पलायन हुआ। वजह क्या है इसे सीवान जानता है। वजह मैं न भी बताऊं तो इन सारे लोगों के पलायन का कारण क्या है इसे पूरा शहर जानता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी न किसी वजह से इन तमाम लोगों का पलायन हुआ। रही बात, आपने एक सवाल कुछ और पूछा था कि ये जो इस तरह की गतिविधियां क्यों होती रहीं कि जिससे ये बिल्कुल सब समाप्त हो गया। देखिए, इस गतिविधि के समाप्त होने का कारण है एक, और सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ राजनीतिक कारण, राजनीतिक क्षरण हुआ। राजनीति में जो लोग उन दिनों थे वो धीरे धीरे या तो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, या फिर रहे नहीं, और एक नई नस्ल निकल के आई जिसने राजनीति को इस सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों से अलग किया। आम आदमी के बीच में दूरियां बढ़ीं। कभी इसलिए दूरियां बढ़ीं कि राजनीति ने एक हथकंडा अपनाया कि अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड में इन्हें बांटा जाए, और लोग दो हिस्सों में बंटे। कभी ये हुआ कि धार्मिक आधार पर लोग दो हिस्सों में बंटे। ऐसी परिस्थितियां सीवान में कायम कर दी गई कि धीरे 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 उसका लोप होने लगा। प्रशासन ने ये समझा कि सीवान में हम सिर्फ प्रशासनिक कार्य के लिए आए हैं, यहाँ के साहित्यिक, यहाँ के सांस्कृतिक, यहाँ के जीवन से मेरा कोई मतलब नहीं। प्रशासन के लोग जब आए तो वो 3 साल अपना किसी तरह काट कर और दूसरी जगह जाने के फिराक में लग गए। इन लोगों ने कभी यह महसूस नहीं किया कि सीवान के एक हिस्सेदार मैं भी हूँ। जबकि उन दिनों के प्रशासन में जो लोग थे वो जब सीवान आ जाते थे तो ये महसूस कराते थे और करते थे कि हम सीवान के ही हैं जितने दिनों तक हैं। यह मुझे लगता है कि सिर्फ सीवान ही में नहीं हुआ है, यह या तो पूरे देश में हुआ है या फिर कहिए कि हर शहर में हुआ है, हर ज़िले में हुआ है। इसलिए हुआ है कि प्रशासन को, मैंने कहा ना कि प्रशासन और आम आदमी के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। प्रशासन ने अपने आप को समेट लिया, वो सिर्फ मशीन होकर रह गए। सर मैं बीच में आपको रोकता हूँ। सर उस समय भी लोगों को पैसे की आवश्यकता थी अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, आज भी आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय से कहीं आज ज़्यादा लोग इसके पीछे भाग रहे हैं और भागने में अपनी जो विरासत है, ये कहें कि जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको छोड़ रहे हैं। तो सर इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और आपने सीवान का वो सांस्कृतिक रूप से वैभव देखा है, क्या वो वैभव फिर से लौट सकता है? देखिए, आदमी उम्मीद पर ही जिंदा है। आशाओं को छोड़कर आदमी एक कदम नहीं चल सकता है। इस आधार पर तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि भविष्य में वो दिन आए, लेकिन आने का माध्यम सिर्फ आम आदमी नहीं हो सकता। आम के बीच कुछ खास लोग होते हैं और वही आम उस खास को खास बनाने वाले होते हैं। हम लोगों ने जिन लोगों को खास बनाया है, हम लोगों ने जिन लोगों के हाथों में, हम लोगों ने जिन लोगों के हाथों में यह बागडोर दे करके और ये समझा है कि हमें ये सुरक्षित रखेंगे, उनका सिर्फ एक ही काम है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं तो हास्य का कवि हूँ कि कहा जाता है कि एक आदमी
एक सड़क पर आधी रात को सुनसान में एक पत्थर पर एक लालटेन रख के खड़ा था। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब, इस सुनसान में इस पत्थर पर एक लालटेन रखकर आप क्यों खड़े हैं? तो उसने कहा कि इसलिए खड़ा हूँ कि कहीं इस पत्थर से किसी को चोट न लग जाए। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस पत्थर को ही काहे नहीं हटा दे रहे हैं? उसने कहा कि अजीब बेवकूफ़ आदमी हैं, अगर पत्थर को हटा देंगे तो लालटेन किस पर रखेंगे? उसने कहा कि आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। कहा कि आप किस लिए खड़े हैं? कहा कि आप ही जैसे बेवकूफ़ लोगों को समझाने के लिए खड़े हैं। उसने फिर पूछा कि साहब, आपकी बात तो हमारे समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि नहीं आएगी। आप पहले बताइए कि इस देश में चुनाव क्यों होता है? तो उसने कहा कि सरकार बनाने के लिए। उसने कहा कि सरकार क्यों बनाई जाती है? तो उसने हंस के कहा कि हाँ, सही कह रहे हैं, चुनाव कराने के लिए। जहाँ की मानसिकता यह हो जाए कि हम यह चुनाव जीत गए हैं और अगला चुनाव फिर हमें जीतने के लिए क्या क्या करना है। जिस दिन जीत के आए उसी दिन हमारे मन में यह बात आ जाए कि अगला चुनाव हम किस हथकंडे के साथ जीत सकते हैं। वो आदमी साहित्यिक और सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसकी सुरक्षा में कितना वक्त लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा में लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस देश की पूरी राजनीति अपने सुरक्षा में लगी हुई है। उसको आम आदमी के आम जिंदगी से, आम सांस्कृतिक और साहित्यिक पतन या उन्नति से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इतना समझता है कि मुझे एक चुनाव जीत गया हूँ, दूसरा चुनाव किस तरह जीतना है। मैं किसी एक पार्टी को उसमें ब्लेम नहीं करता, बल्कि हमारे देश की राजनीति की यह नियति बन गई है कि हम सिर्फ यही जानते हैं। और ऐसे में अगर साहित्यिक सांस्कृतिक जो स्थिति थी उसमें गिरावट आए तो क्या आश्चर्य की बात है। सर, एक कारण इसमें ये भी माना जा सकता है कि जो आज ये मोबाइल का जो दौर आया है, टीवी के बाद जो मोबाइल का दौर आया है, इसने भी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या जो सांस्कृतिक रूप से व्यक्ति को उन्नत होना चाहिए उस पर ब्रेक लगाया है, रोक लगाया है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये टीवी, ये मोबाइल, कभी आपने टीवी के सीरियल को गौर से देखा है? नहीं देखते होंगे, आपको वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है कि आप टीवी सीरियल देखें। यह भी सरकार का काम है कि कैसे सीरियल्स जाने चाहिए, क्या यह सीरियल दिखाया जा रहा है, इसका भविष्य में इसका कौन सा रूप यह लेगा। तो आज हमारे बीच में जितने भी टीवी सीरियल्स आ रहे हैं वो सब डिस्ट्रक्टिव हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ पुराने सीरियल्स जो दूरदर्शन पर आया करते थे तो प्रसन्नता होती है, जिसमें साहित्य भी था, संस्कृति भी थी, आम आदमी की ज़िंदगी भी थी, आम आदमी की सोच भी थी। आज तो सिर्फ करोड़पतियों को दिखाया जाता है सीरियल्स में। आज कहाँ आम आदमी दिखाया जाता है। अगर और उसी का आदी बनाया जा रहा है। हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बच्चियां उस सीरियल्स को देख रहे हैं जहां यह चिंता का विषय है कि आने वाली नस्ल क्या करेगी और कैसी बनेगी। यह इस पर सेंसर बोर्ड को लगना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए कि ऐसे सीरियल्स हमारे बीच ना आएँ जिससे कटुता बढ़े, वैमनस्यता बढ़े, परिवार में टूटन हो, दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो। ऐसा सीरियल नहीं बनना चाहिए, लेकिन सरकार करती है। मोबाइल ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। मोबाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। मोबाइल पर आप उठाइए, आप उठा करके देखिएगा, बच्चे देखते हैं जिस तरह के उस पर समाचार आते हैं,
जिस तरह के अपने को मीडिया कर्मी कहने वाले लोग न्यूज़ लेकर आते हैं, आजकल रील बन रही है 5-5 सेकंड जो रील बन रही है वो वल्गर रील बनाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसका आम जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। और आप महसूस करें कि जो बच्चे बोलते हैं, हमारे और आपके बच्चे बोलते हैं कि मैं जाना चाहता था बट नहीं गया। यह बट के जगह पर किंतु और परंतु भी तो वह जानता है, लेकिन वो समझता है कि मोबाइल पे ऐसे ही बोला जाता है, इसलिए यही पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। दूसरी बात, जो हमारी साहित्यिक जो गिरावट आई है, कविताओं में जो गिरावट आई है, उसको महसूस करें आप देखेंगे कि हर शहर में एक साहित्यिक मंच किसी न किसी मार्फत सजाया जाता है, लेकिन उसमें कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? उसमें सिर्फ लतीफ़े और जोक सुनाए जाते हैं। कविता नाम की चीज़ समाप्त हो गई है। कविता नाम की चीज़ रही नहीं। कोई नहीं जानता कि गीत क्या है, कोई नहीं जानता कि गज़ल क्या है। एक आदमी कुछ दिनों पहले मुझसे कह रहा था कि भैया एक अच्छा सा कवि सम्मेलन कराइए। मैंने पूछा कि अच्छा सा? हाँ, अच्छा सा कवि सम्मेलन कराइए। मैंने पूछा कि कवि सम्मेलन की चिंता आपको क्यों हो गई आजकल? तो उसने कहा कि बहुत दिनों हंसे हुए हो गया है। उसने कवि सम्मेलन का अर्थ यही समझा है कि जिसमें जाकर बैठ के हंसा जाए। तो यह जो है, यह हमारी ये कहिए कि दुर्भाग्य है साहित्य का। साहित्यिक बातों का लोप हुआ है। सर, अब हम समाप्ति की ओर हैं जी। हम आपसे चाहेंगे, आप बड़े मशहूर शायर हैं, अभी आपने देश के कई हिस्सों में अभी आप अपने कार्यक्रम करके आप आए हैं। हम चाहेंगे कि 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों को कुछ आप सुनाएं। जी, मैं एक शेर सुनाता हूँ कि सीवान बहुत आगे निकल जाता है। सीवान के लोग, अगर राजनीतिक हस्तक्षेप न होता, राजनीतिक लोग हमारे और आपके बीच दूरियां नहीं बांटते, तो हम बहुत आगे गए होते। हम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सीवान है। सीवान की एनर्जी, सीवान की ऊर्जा को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता था। सीवान के जैसे साहित्यकार, सीवान के जैसे संगीतज्ञ, सीवान के जैसे सांस्कृतिक रिश्ता रखने वाले, फिल्म में काम करने वाले, ये सारे लोग सीवान के होते और बहुत आगे जाते। सीवान की राजनीति भी बहुत आगे जाती, लेकिन उसके आड़े आया हमारे देश की बहुत गंदी राजनीति, जिसको मैं किसी एक पार्टी को उसके लिए ब्लेम नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सीवान वासियों से कि राजनीति को दरकिनार कीजिए, सीवान को आगे बढ़ाइए। बहुत खूब, बहुत 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 खूब। तंग साहब ने बड़ा सारगर्भित अपना वक्तव्य दिया। और सबसे बढ़ के संस्कृत में एक श्लोक है जिसकी हिंदी ये है कि अगर आपके पास साहित्य और संगीत नहीं है तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। सर का यही कहना है कि सीवान जीवंत हो। सीवान जब अपना 100 वर्ष पूरा करे 2047 में, तो सीवान फिर से जो 1972 में सीवान था, यानी उसके पास जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको अपने पास रखे। नई पीढ़ी इस पर परिश्रम करे, मेहनत करे, उनके पास धन कमाने, पढ़ाई में अव्वल होने के बराबर ही है अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखना। सर, आपने सीवान N50 पर जो हम लोगों ने एक सीरीज चलाई है, उस पर आपने इतना अच्छा अपना वक्तव्य दिया, अपनी बातों को रखा, इसके लिए नारद मीडिया
पूरी पूरी आपकी प्रशंसा करता बहुत है। बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, धन्यवाद। मैं सीवान वासियों को फिर एक बार बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर।